दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 491 नंबर का लेक्चर है। अब तक कुल 6 विषय मैं आपको विधिवत पढ़ा चुका हूं, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, पूरा संविधान, पूरा विश्व का भूगोल, पूरा भारत का भूगोल, ये 6 विषय विधिवत पढ़ा दिया हूँ। 7वें विषय के रूप में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आज हमारा फिजिक्स जो है दोस्तों ये करीब 36 लेक्चर हमारा याद चल रहा है। 36वां लेक्चर आज हमारी फिजिक्स की है। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा चैप्टर ही चल रहा है, कई सारे स्क्रीन पर सवाल दिख रहे होंगे। इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज आपको मैं अपनी क्लास में देने वाला हूं। यदि आपको भरोसा हो, तनिक भी भरोसा हो कि नितिन सर के साथ मिलकर, उनके साथ लग करके हम लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो बेशक आप आइए। फ्री वाले बैच के साथ साथ हमारे पेड बैच को भी एक बार ज्वाइन कीजिए, फिर आपको लगेगा कि सच में पढ़ाई होती क्या है। ठीक है, एक बार सिर्फ डेमो देखने के लिए मैं बुला रहा हूं। एक बार आप डेमो देख लो, पसंद आए तो क्लास ज्वाइन करना, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं मुद्दे पर और पढ़ते हैं सवाल। ठीक है, पहला सवाल दे रहा है कि श्वेत प्रकाश को ट्यूबलाइट में कैसे पैदा करते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज साफ तौर पे बता दूं, जो अभी वाली ट्यूबलाइट है ना, ठीक है, जो वर्तमान में ट्यूबलाइट हम लोग देख रहे हैं, एक्चुअली में अब एलईडी वाली ट्यूबलाइट आने लगी है। ये हम जिस ट्यूबलाइट की बात कर रहे हैं, ये हम शीशे वाली ट्यूबलाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां जिस ट्यूबलाइट की बात हो रही है ये शीशे वाली ट्यूबलाइट की बात की जा रही है। ठीक है, पुराने जमाने में ये जो शीशे वाली ट्यूबलाइट होती थी, हम दोस्तों उस ट्यूबलाइट की बात कर रहे हैं। और ये सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए उस ट्यूबलाइट में ये सफेद प्रकाश पैदा कैसे होता था। ठीक है, तो आप जब आप कभी आपके परीक्षा में सवाल आएगा ना, तो ऑप्शन में लंबा चौड़ा ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, सिर्फ लिखा रहेगा अणुओं को दोलित करके। ठीक है, क्या लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा ऑप्शन में, उत्तर में लिखा रहेगा कहीं ना कहीं अणुओं को दोलित करके, अणुओं को दोलित करके। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इतनी बात बता दूं तो आप संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट हैं इस बात से? अगर इतनी बात कहा जाए कि अणुओं को दोलित करके सफेद प्रकाश पैदा होता था शीशे वाली ट्यूबलाइट में, क्या आपका मन भर गया इससे? नहीं भरा होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं अणुओं के दोलित करने में होता क्या था। ठीक है, सबसे पहले विद्युत को किससे गुजारते थे दोस्तों? याद रखेंगे, पारा को क्या बोलते हैं? पारा को Hg लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले होता क्या था, हम स्विच को ऑन करते थे तो करंट की सप्लाई, विद्युत धारा दोस्तों प्रवाहित होने लगती थी। ये करंट क्या करते थे, इसको पारे की वाष्प से या फिर आर्गन से, ठीक है, आर्गन से, ठीक है, लिखेगा पारा या आर्गन। ठीक है, पारे की वाष्प या आर्गन से, ठीक है, आर्गन से गुजारते थे। ठीक है, आर्गन से गुजारते थे तो पराबैंगनी किरणें पैदा होती थी। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणें पैदा होती थी। जब ऐसा करते थे तो क्या पैदा होता था? अल्ट्रावायलेट रेज पैदा होता था। उन अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करते थे? पुनः फास्फोर की कोटिंग से दोस्तों टकराया जाता था। जब ये अल्ट्रावायलेट रेज फास्फोरस नहीं, ठीक है, उसको फास्फोर ही बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, जब अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, जब यूवी लिख दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे पराबैंगनी लिख दीजिए, नहीं कंफ्यूजन में गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, जब पराबैंगनी किरणें, ठीक है, जब पराबैंगनी किरणें, ठीक है, फास्फोरस मत लिखिएगा, फिर बता रहा हूं, यहां लिखेगा फास्फोर कोटिंग। ठीक है, फास्फोर कोटिंग से टकराती थी। ठीक है, टकराती थी। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश पैदा होता था। श्वेत प्रकाश पैदा होता था। ठीक है, अरे क्या जल्दी है पढ़ने का, स्टडी 91 पर आए हैं, कुछ नई चीजें जानिए ना। हम भी ढूंढते रहते हैं कि कुछ नया पढ़ने को मिले। ठीक है, तो पूरा मेथड समझिए कि कैसे ये श्वेत प्रकाश पैदा होता था पुरानी ट्यूबलाइटों के अंदर। अब तो एलईडी लाइटें आ गई हैं, अर्धचालकों के माध्यम से ट्यूबलाइट जल जाता है, किसी स्टार्टर की जरूरत नहीं होती है। पुराने जमाने में
ट्यूबलाइट में एक स्टार्टर भी लगा होता था, छोटा सा ना, एकदम इतना बड़ा होता था, ठीक है, स्टार्टर, ठीक है। वो स्टार्टर करता क्या था, देखिए अगला सवाल भी उसी से संबंधित है। पूछ रहा है कि ट्यूबलाइट में ये जो स्टार्टर होता था इसका काम क्या होता था। भाई इसका नाम क्या है, स्टार्ट। स्टार्टर का काम स्टार्ट करना होगा। क्या स्टार्ट करना, मतलब उस ट्यूबलाइट को ऑन करने का काम दोस्तों ये स्टार्टर करता था। लेकिन कैसे, ये स्टार्टर हमेशा विद्युत धारा के मान को बढ़ा देता था। मतलब जैसे नहीं हम जनरेटर स्टार्ट करना होता है, हैंडल मारते हैं, एक बार मार के हटा लेते हैं, फिर वो चलने लगता है, ठीक है। बस वैसा ही अब न जनरेटर आ गया, ऐसे बटन दबाएंगे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये स्टार्टर करता क्या था, यह स्टार्टर विद्युत धारा के मान को बढ़ा देता था, ठीक है, बढ़ा देता था, जिससे ट्यूबलाइट ऑन हो जाती थी, ठीक है, जिससे ट्यूबलाइट ऑन हो जाती थी, ठीक है, ऑन हो जाती थी, ठीक है। उसके बाद इसका कोई कार्य नहीं था, बस इसका इतना ही काम है। फिर जब ट्यूबलाइट बंद हो जाएगी, फिर जब दोबारा ऑन करना होगा, तो पहले याद करिए, पहले किसी घर में ट्यूबलाइट लगी रहती थी तो स्टार्टर लुक करके जलता था, ट्यूबलाइट भी ऑन होती थी, रुक जाती थी, तो 2-3 राउंड में बेचारी ऑन होती थी। पुराने समय में जिए हो कि नहीं जिए हो, ठीक है, या डायरेक्ट इसी 21वीं सदी में आ गए हो, ठीक है। अरे 20वीं सदी का भी हालचाल लिया होगा। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जो 20वीं सदी को देखें, हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जो डेबरी लालटेन में पढ़े हैं, और हम ही वो पीढ़ी हैं जब आज इतना हाई फाई व्यवस्था में जी रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की पीढ़ी संभवतः हमारे बच्चों को नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब वो चीज़ें बहुत दूर जा चुकी हैं। अगला सवाल देखिए, करा हैलोजन लैंप, जरा ध्यान से सुनिएगा, हैलोजन लैंप, ठीक है। शादी ब्याह में बड़ा बड़ा हैलोजन लगता था, अब उसमें भी एलईडी आ गया, हर जगह एलईडी आ गया, बल्ब से लेकर ट्यूबलाइट से लेकर हाइलोजन तक दोस्तों एलईडी आ गया है। पुराने जमाने वाला जो हाइलोजन होता था, अरे यार जिसके अंदर वो कांच होता था एकदम गर्म हो जाता था, ठीक है, कोई भी चीज हाथ से छू लो छाला पड़ जाए, ठीक है, ये हालत रहती थी हाइलोजन की। उस वाले हाइलोजन लैंप की बात कर रहा है। हाइलोजन लैंप का जो तंतु होता था, जो जलता था, जैसे बल्ब का जो तंतु होता है टंगस्टन का बना होता है। जिस तरह से बल्ब का तंतु दोस्तों किसका बना होता है, तो आप कहते हैं टंगस्टन का बना होता है। क्यों, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, जल्दी गलेगा ही नहीं, ठीक है। टंगस्टन का गलनांक आपने पढ़ा है कि इसका जो गलनांक होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना ऊर्जा, इतना उष्मा उसको मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो जल्दी फ्यूज नहीं होता था। तो हाइलोजन लैंप जो होता था उसका तंतु किसके साथ मिक्स करके बनाया जाता था, तो उसमें ना टंगस्टन के साथ सोडियम मिला देते थे, ठीक है। टंगस्टन के साथ सोडियम धातु मिलाकर उसको तैयार किया जाता था, ठीक है, धातु मिलाकर। अब सवाल आता है कि यार टंगस्टन तो वैसे ही बहुत ज्यादा उसका गलनांक होता है, ठीक है, तो अब उसमें सोडियम मिलाने की क्या जरूरत थी, ठीक है। सवाल कभी आपके मन में आ सकता है कि सर ये सोडियम क्यों मिलाना। सोडियम से प्रकाश पीला हो जाता था, लाइट पीला दिखने लगती थी, और पीला प्रकाश जो होता है उसकी दृश्य क्षमता बढ़ जाती है, थोड़ा दूरी तक दोस्तों प्रकाश करता है। तो ये कारण होता था कि लाइटें जो होती थी दोस्तों पीली लाइटों का इस्तेमाल करते थे, सफेद लाइटों का इस्तेमाल नहीं करते थे, पीली लाइटों का इस्तेमाल होता था, ये आप याद रखेंगे। सवाल भी दे रहा है कि हैलोजन लैंप के तंतु में सोडियम धातु मिलाने का क्या प्रयोजन था, ठीक है। आपसे कारण पूछ रहा है कि क्यों मिलाते थे, तो अभी मैंने बताया कि लैंप के अंदर सोडियम धातु पीला प्रकाश पैदा करता था, ठीक है। लिखिएगा हैलोजन लैंप में प्रयुक्त सोडियम धातु पीला प्रकाश, ठीक है, पीला प्रकाश पैदा करता था, ठीक है। इसी कारण मिलाते थे। बाद में जमाना चेंज हो गया, व्हाइट लाइट का कल्चर आ गया, ठीक है। अब हर जगह देखेंगे तो पीली लाइट लगती नहीं है, व्हाइट लाइट लगती, सफेद लाइटें लगती हैं, ठीक है। सब अलग अलग जमाना है, ठीक है। लिख रहा है कि एलईडी बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती, ठीक है। अरे मूर्ख इंसान, हर जगह नहीं, जो शीशे वाली बल्ब होती थी ना उसमें आर्गन या नाइट्रोजन भरी जाती थी, ठीक है। शीशे वाली बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती थी, तो या तो नाइट्रोजन भरी जाती थी, ठीक है, नाइट्रोजन या फिर आर्गन भरी जाती थी, ठीक है, नाइट्रोजन या फिर आर्गन
आर्गन गैस भरी जाती थी, अक्रिय गैसें होती थी, क्रिया ना करे इस वजह से, ठीक है, ऑक्सीकरण ना हो, पीछे मैंने पढ़ाया था। एलईडी बल्ब में कोई ऑक्सीकरण होता ही नहीं है, ठीक है, इसमें कोई गैस नहीं भरी जाती, ठीक है, कोई भी गैस नहीं भरी जाती है, नहीं भरी जाती है, ठीक है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। एलईडी बल्बों में लाइट एमिटिंग डायोड के क्लस्टर लगे होते हैं, वही जलते हैं, ठीक है। एलईडी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है तो क्या बताएंगे? लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग, ठीक है, एमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है एलईडी का, पूछ सकता है आपसे कभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। करा कि सीएफएल, ठीक है, सीएफएल और एलईडी लैंपों में क्या अंतर होता है, ठीक है। एलईडी लैंपों में दोस्तों और सीएफएल में क्या अंतर होता है, ठीक है। सीएफएल का मैंने क्या बताया था दोस्तों? फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है। सीएफएल जो होता है ये फ्लोरोसेंट लैंप होता है और एलईडी जो होता है ये लाइट एमिटिंग डायोड। ये तो फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। हमें फुल फॉर्म से मतलब नहीं है, हमें ये बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप एलईडी की बात करेंगे तो इसमें अर्धचालकों का यूज किया जाता है, ठीक है। अर्धचालकों का यूज एलईडी लाइट में होता है, जबकि जो सीएफएल होता है वो लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ दो चीजें हैं, एक तरफ लिखिए सीएफएल और एक तरफ लिखिए एलईडी, ठीक है। तो एलईडी लाइटों में क्या होता है, सीएफएल में क्या होता है, ये मैं बता रहा हूं अलग अलग, ठीक है। जो सीएफएल होता है ये प्रकाश पैदा करने के लिए, ठीक है, क्या करता है, पारावाष्प और फास्फर का यूज किया जाता है, ठीक है। यहां पर पारा का वाष्प प्लस फास्फर की जो कोटिंग होती थी, ठीक है, जो पीछे हम करते थे वो दोस्तों सीएफएल में करना पड़ता है, ठीक है। सीएफएल में आपको पता होगा अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले तक सीएफएल यूज होता था। सीएफएल जो लाइटें होती थी दोस्तों वो ऐसे मतलब कई टाइप की होती थी, मैं दिखा दूं एक बार इमेज बनाकर, ठीक है। देखिए सीएफएल लाइटें इस तरह होती थी, ठीक है, ऐसे होती थी, ऐसे होती थी, याद आया आपको? याद आया? या तो ये वाली लाइट होती थी या तो दोस्तों एक लाइट ऐसे होती थी, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ऐसे, ठीक है। और ये दोनों लाइटें ही दोस्तों शीशे की थी, ठीक है। ये दोनों लाइटें किसकी थी दोस्तों? ये शीशे की थी, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पहले जाइए तो अब इस तरह की लाइटें नहीं आ रही हैं। सर हम तो बस लेते हैं, जलाते हैं, पता ही नहीं कि कब लाइटें बदल जाती हैं। देखिए आप मेरी क्लास में आए हैं, आप मेहनत करें ना करें लेकिन मैं मेहनत जरूर करता हूँ। मैं कोई चीज़ पढ़ाता हूँ ना बहुत मन से पढ़ाता हूँ। मेरी आदत है मैं खाना पूर्ति नहीं करता। कभी बहुत बार ऐसा होता है मेरा पढ़ाने का मन नहीं करता ना, मैं दिन भर नहीं पढ़ाता हूँ, सोता हूँ, पिक्चर देखता हूँ, जो करना होगा करूँगा, नहीं पढ़ाऊँगा। नहीं मन है तो नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन जब मन होता है तो पूरा मन से पढ़ाता हूँ। भाई पढ़ाना है ना, खाना पूर्ति थोड़े करना है। और मास्टर की तरह हम नहीं है, जितना बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, ठीक है। ये मेरा अपना सिद्धांत है, ठीक है। तो अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो सीएफएल होता था, जो शीशे वाला होता था, उसमें पारा का वाष्प और फास्फर को दोस्तों आपस में टकरा करके वो प्रकाश पैदा किया जाता था। जो एलईडी आ गया, यहाँ पर अर्धचालकों का यूज किया जाता है और उसी से दोस्तों वो अर्धचालक ही दोस्तों यहाँ प्रकाश पैदा करते हैं, ठीक है। इसमें अर्धचालकों का प्रयोग, ठीक है, अर्धचालकों का प्रयोग होता है और इसी से दोस्तों प्रकाश पैदा। आप कभी लाइट खोल के देखिए तो आपको अंदर छोटे छोटे से डॉटेड बना होता है, बस वही जलता है, बिना किसी रिएक्शन को जलता रहता है, ठीक है। तो अब तो दोस्तों बहुत कुछ बदलाव हो गया। तो ये थोड़ा सा आप जो है आपके काम की चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। करा विद्युत फ्यूज जो है ये किस मिश्र धातु का बना होता है? फ्यूज जानते हैं ना, फ्यूज ना हो तो पूरे घर की वायरिंग उड़ जाए। देखिए फ्यूज लगाया क्यों जाता है? आपके घर में भी फ्यूज लगा हुआ किसी न किसी तरीके का। फ्यूज क्या करता है, जब कभी ओवरलोड पड़ता है तो फ्यूज जल जाता है। फ्यूज जलता है तो जो विद्युत धारा को बहना है वो सप्लाई रुक जाती है। जैसे जानते हैं ना ब्रिज क्या करता है, मान लीजिए कलम, ये कलम यहाँ, अब अगर किसी चींटी को पार करना हो तो एक कलम से चढ़ के दूसरे पार जाएगी, लेकिन अगर ब्रिज टूट गया तो क्या यहां से कनेक्शन होगा? नहीं। तो विद्युत फ्यूज क्या करता है, ये धारा की सप्लाई लगा होता है, जैसे ओवर वोल्टेज आता है, ज्यादा वोल्टेज आया, ये पिघल जाएगा, ये पिघल जाएगा, और जैसे पिघल जाएगा सप्लाई रुक जाएगी, कम से कम नीचे शार्ट नहीं करेगा। नहीं पता चला ज्यादा वोल्टेज आता है, ये बल्ब लगा धाम, ठीक है, ये बोर्ड धड़ाक से उड़ जाता, कैमरा फटाक से, कैमरा लाइट सब क्या हो जाता, ब्लास्ट हो जाता। भाई ज्यादा वोल्टेज आ गया तो। लेकिन फ्यूज क्या करता है, अभी तो ऐसे स्टेबलाइजर है लगा, वो आने नहीं देगा,
इन केस में बता रहा हूं कि स्टेबलाइजर ना हो और फ्यूज भी ना हो तो क्या दिक्कत आती है। तो जिनके घर में स्टेबलाइजर वगैरह नहीं लगा होता, फ्यूज भी नहीं लगा होता है, उनको ये समस्याएं सहनी पड़ती हैं। तो यहां हमारा सवाल ये है कि जो विद्युत फ्यूज होता है ये किसका बना होता है भाई? सीधा सीधा लिखा मिश्र धातु, तो दो चीजों का बना होता है, सीसा एवं टीन का। ठीक है, सीसा एवं टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, सीसा एवं टीन का मिश्रण होता है दोस्तों। जो ये फ्यूज वायर होता है, जो तार होता है उसका तार, ठीक है, ये मैं क्या समझा रहा हूं, ये मैं फ्यूज का तार बता रहा हूं। ठीक है, फ्यूज का तार जो होता है दोस्तों, ये किसका बना होता है? तो याद रखिएगा, यह सीसा एवं टीन का बना होता है, मिश्र धातु का, ताकि जल्दी गल जाए। ठीक है, जल्दी गलने के लिए। आगे देखिए, कह रहा विद्युत फ्यूज तार की मोटाई लंबाई ये किस पर निर्भर करती है? कह रहा विद्युत फ्यूज तार की मोटाई और लंबाई ये किस पर निर्भर करता है? जहां मेन सप्लाई आता है वहां ये मोटा रहता है, जहां कम सप्लाई होता है वहां पतला रहता है। लेकिन ये डिपेंड किस में करता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये डिपेंड करता है उच्च करंट की रेटिंग पर। ठीक है, उच्च करंट की रेटिंग पर। ठीक है, जहां ज्यादा करंट आएगा, मान लीजिए किसी की फैक्ट्री चल रही है, अब उसका फ्यूज एक झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के घर के फ्यूज के बराबर होगी? भाई वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, फ्यूज भी दोस्तों ऐसा लगाना पड़ेगा ना, मोटा पतला लंबा छोटा बड़ा। ठीक है, तो याद रखेंगे उच्च करंट रेटिंग के लिए मोटा तार। ठीक है, इसके लिए दोस्तों क्या होगा? मोटा तार। ठीक है, मोटा तार। ठीक है, मोटा तार का यूज करेंगे। और जबकि अगर कम करंट रेटिंग वाला है तो पतले तार से भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो कम करंट की रेटिंग के लिए, ठीक है, यहां क्या हो जाता है दोस्तों? पतला तार यूज करते हैं। ठीक है, पतला। अब एक अच्छी सी चीज मैं आपको और बताऊं, आपके घर में इन्वर्टर पक्का होगा, आपके घर में स्टेबलाइजर पक्का होगा। अब आविष्कारकों ने सोचा यार ये घरवा का बिजली बचाने में अच्छा कर सकता है। मान लो कभी स्टेबलाइजरवा में ज्यादा लाइट आ गई तो, मान लो कभी इन्वर्टर में ज्यादा लाइट आ गई तो कायमा भी फ्यूज लगा दो। ठीक है, अब फ्यूज लगाने से क्या फायदा है? कभी ओवर लाइट आई, ठीक है, फ्यूज गल जाएगा, इन्वर्टर सेफ रहेगा बेचारा, मतलब अंदर का पार्ट ना खराब हो। ठीक है, इसके लिए हर जगह पे आपको फ्यूज देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब उसमें भी सब ऑटोमेटिक मशीन आ जा रही तो चीजें नहीं मिल रही, लेकिन ये चीजें हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है विद्युत तार जो है ये किन धातुओं के बनते हैं? ठीक है, जो घर का वायर होता है, जो बिजली वाला वायर है, कह रहा है किसका बनता है? अरे महाराज ई का पूछ दिए, बहुत चीजों का बनता है। ज्यादातर अब मार्केट में गए तो तार दुई टाइप का मिलता है। ठीक है, किसका? या तो कॉपर वायर मिलेगा, या तो कॉपर यानी तांबा का तार मिलेगा, और या तो क्या मिलेगा दोस्तों? एल्यूमिनियम का मिलेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक है, या तो कॉपर मिलेगा या तो एल्यूमिनियम मिलेगा, ये मिलेगा ना, एल्यूमिनियम। ठीक है, या तो कॉपर मिलेगा या तो एल्यूमिनियम मिलेगा। अब वैसे तो देखो, अगर विद्युत की चालक मतलब उसकी बात करें, धारा प्रवाहिता की बात करें कि सबसे तेज करंट कहां दौड़ता है, तो चांदी में दौड़ता है। तब क्या करोगे? पूरे घर का वायर चेंज करके चांदी का वायर डलवा दोगे? इतना पैसा तो नहीं है कि चांदी का वायर लगा सको, तो कॉपर और एल्युमिनियम से काम चला लो। एल्युमिनियम फिर भी सस्ता होता है, कॉपर महंगा होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को याद रखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसे कहा जाता है? जब भी दोस्तों सबसे अच्छा लिख देना, बस समझ जाए चांदी सुनना चाह रहा है। ठीक है, ये क्या सुनना चाह रहा है? ये चांदी सुनना चाह रहा है, क्योंकि सबसे अच्छा जो विद्युत का चालक है वो चांदी को माना गया है। ठीक है, ये चांदी को ही सुनना चाह रहा है, तो इसको यही सुनाओ। ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा। कह रहा विद्युत फ्यूज तार का गलनांक मान कितना होता है? ठीक है, ज्यादा या कम? अब बच्चा सोचता है, तुरंत उसका दिमाग ना तंतु अब चला जाता है, बल्ब का जो तंतु था उस पर चला जाता है। अरे उसका तो ज्यादा रहेगा। ये फ्यूज का अगर ज्यादा कर दोगे तो पता चला लाइट तेज आई, फ्यूज गलबे नहीं किया। समझो बात को, अगर फ्यूज का गलनांक बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा तेज आई, ठीक है, हाई वोल्टेज की लाइट आई, ये गलबे नहीं किया, सह लिया उसको, तो क्या मतलब फ्यूज लगाने से भाई? इसलिए गलनांक इसका निम्न होता है। थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे, उत्तर अपने आप समझ में आएगा। इसका जो गलनांक होता है निम्न होता है। क्यों? जल जाए, पिघल जाए। भाई फ्यूज क्यों लगाए हो? इसीलिए लगाया हो ना कि पिघल जाए, हाई वोल्टेज में पिघल जाए और दिक्कत ना हो। तो याद रखेगा, इसका गलनांक हमेशा क्या होता है? निम्न गलनांक का लगाया जाता है। ठीक है, निम्न गलनांक का लगाएंगे। ठीक है, निम्न गलनांक होता है। क्यों? क्योंकि हाई वोल्टेज पे, ठीक है, लिखेगा फ्यूज हाई वोल्टेज पर, ठीक है, हाई वोल्टेज पर गल जाता है। ठीक है, गल जाता है
और विद्युत प्रवाह रुक जाता है, और विद्युत प्रवाह रुक जाता है। अगर इसको क्या करेंगे, कुछ ऐसा लगा देंगे। कई लोग देता हूं ना, घर का फ्यूज लोग लगाते नहीं है, देखो कंजूसी करते हैं, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि मैं एक मित्र के घर गया था, अब उनके घर की सप्लाई अच्छी थी, देखा वो फ्यूज बांध रहे थे, ठीक है। और कैसे बांध रहे थे, खूब बढ़िया सा मोटा वाला तार था तांबे का, उसको काट कर उसके अंदर का सारा निकाल करके केवल जो तांबे वाला था उसको लपेट के खूब मोटा बना लिया, एकदम पूरा ऐसा कानी उंगली जैसा, ठीक है, बना के। और देखिए फ्यूज पे लपेट के अब फ्यूज घुसा रहे, फ्यूज घुस ही नहीं रहा है, पत्थर जैसा होता है ना, घुसा रहे, घुस ही नहीं रहा है, ठीक है। देखा ये आदमी क्या कर रहा है, मैंने कहा भाई कम कर लो। अरे कहा फ्यूज है। अरे हमने कहा महाराज फ्यूज का काम क्या होता है, उतना मोटा तार लगा दोगे जल भी नहीं करेगा, हाई वोल्टेज आएगा वो जलेगा ही नहीं। अरे उसको छोटा रखो भैया। अब अपने से दिमाग लगाने लगते हैं, जब जो चीज नहीं जानते हो वो इलेक्ट्रिशियन को करने दो। आप हर जगह ज्ञाता नहीं बन सकते ना, जानते हो तो ही करो, ठीक है। तो खैर सबकी अपनी समस्या में, ज्यादा ज्ञान भी नहीं देता हूं किसी को, ठीक है। जो कर रहा है अपनी जगह ठीक है। आगे देखिए, करा फ्यूज तार किस तार से जुड़ा रहता है। ये जो करा फ्यूज तार जो है, करा ये किस वाले तार से जाके इसको जोड़ के रखते हैं। तो जो घर की मेन लाइन होती है, जिसको हम जीवित तार कहते हैं, जिसको हम लाइव बोलते हैं, ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो लिखिएगा विद्युत की मुख्य धारा से, ठीक है, मुख्य धारा, ठीक है, मुख्य धारा से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। या इसी को हम मेन लाइन कहते हैं, या फिर इसी को हम लाइव बोलते हैं, ठीक है, लाइव बोलते हैं। कई जगह पे इसी को जीवंत कहा जाता है, बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। कुल मिला जुला हमें कहना चाह रहे हैं भाई फ्यूज अगर हाई वोल्टेज को रोकेगा तो कब रोकेगा, जब उससे मेन वाला लाइनियां जोड़ेंगे तभी ना रोकेगा, ठीक है। अब इधर उधर का जोड़ देंगे तो फ्यूज लगाने का क्या मतलब है। देखिए सवाल का उत्तर मैं जैसे समझा रहा हूं वो आप समझिए बस खाली, ठीक है, कि नितिन सर क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, खाली उतना आप ध्यान दीजिए, ठीक है। कह रहा है घरों में विद्युत की मुख्य सप्लाई कितने कोर वाली तारों द्वारा की जाती है, ठीक है। अच्छा आप कभी घर में देखिए, आपके कनेक्शन में नया नया घर होगा, कनेक्शन अगर आप करवाएंगे ना तो हमेशा 3 तार वाली होती है, ठीक है, 3 तार वाला, ठीक है, 3 तार वाली, ठीक है, 3 कोर वाली तारों द्वारा, ठीक है, वही 3 तार वाला या 3 कोर कर लीजिए, ठीक है, या फिर इसे 3 कोर वाला तार, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, कुल मिला जुला के 3 ठो होता है। अब सवाल ये आता है कि सर वो 3 ठो कौन होता है, तो एक तो दोस्तों मुख्य सप्लाई के लिए होता है, ठीक है, जिसमें से एक तो मुख्य सप्लाई के लिए होता है जिसमें से मेन धारा चलेगी, घर की मेन धारा जो चलेगी मुख्य सप्लाई वाला है, ठीक है। दूसरा न्यूट्रल के लिए होता है, ठीक है, दूसरा न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है, जो न्यूट्रल वाला रहेगा। तीसरा दोस्तों एक होता है अर्थिंग के लिए, ठीक है, तीसरा हम लोग जमीन से जोड़ के रखते हैं अर्थिंग। अब लोग गांव में क्या करते हैं ना, अर्थिंग वाला तरवे गायब कर दिए, कहीं अर्थिंग का होगा, घर को देके अर्थिंग हटा दिए। ये अपने जीवन से लोग अर्थिंग हटा दिए अपनी इच्छा से। अरे अर्थिंग हटा देते हैं, यही रीजन है कि शॉर्ट सर्किट की समस्याएं ज्यादा होती हैं। कभी बिजली चमकता है, मान लीजिए ऊपर से बिजली गिरी, घर के ऊपर गिरी, उड़ जाएगा, सब सारा डिवाइस से उड़ा देगा। इसीलिए समझाया जाता है, डरते हैं गांव वाले, अरे बिजली तोड़ा करी, सब बंद कर दो, लाइट पंखा बंद कर दो, कहें बिजली की सप्लाई न रहे। अरे अर्थिंग दे दिए होते महाराज, ऊपर से गिरता जमीन में चला जाता, अर्थिंग होता तो सीधे जमीन में चला जाता। तो बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, मैं भी इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, सिर्फ जितना परीक्षा उपयोगी तथ्य है उस हिसाब से मेरी भी तैयारी है, मैं भी इतना ही फिजिक्स पे जो है रिसर्च कर रहा हूं, तो जितना जानता हूं वो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए आगे काम करते हैं। अगला दे रहा है कि विद्युत उपकरणों में अर्थ या अर्थिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। भाई अर्थिंग क्यों सर जरूरी है, हाँ ये बहुत अच्छा कर दिए, क्योंकि दोस्तों अर्थिंग इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि जो भूतार होता है, जो ये अर्थिंग होता है, ये एक तरह से सुरक्षा कवच आपके घर के लिए होता है, और ये भूमि से जाके जुड़ा होता है, ठीक है, लिखिएगा इसको, ठीक है। अर्थिंग, ठीक है, सुरक्षा कवच का काम करता है, अर्थिंग सुरक्षा कवच का काम करता है, और यह सीधा भूमि से जुड़ा होता है, सीधा भूमि से जुड़ा होता है, ठीक है,
जो एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह है ना वो सब भेज देता है जमीन में, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी से आप चाहे जितना चार्ज ले लो चाहे दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। करा 3 पिन वाली बिजली के प्लग में आपने देखा होगा कई ऐसा प्लग होता है जिसमें 3 ठो होता है। जैसे मोबाइल का चार्जर आपने देखा होगा तो 2 गो होता है। जैसे ये देखिए मेरे बैटरी का चार्जर है, अब ये भी 2 वाला है, ठीक है, ये 2 वाला है। इसी तरह से देखिए ये कुछ और है डिवाइस का चार्जर, ये भी देखिए 2 वाला है, ठीक है, 2। इसी तरह एक होता है जिसमें 3 पिन होता है, वो भी देखा होगा आपने, कंप्यूटर का, हीटर का, या फिर टीवी वगैरह का, फ्रिज का, एसी का, इन सब का जो प्लग होता है उसमें 3 देखते हैं। तो अगर 3 पिन बिजली के प्लग में जो सबसे लंबी वाली पिन होती है उसको किस सिरे से जोड़ना चाहिए? जो ऊपर का सबसे मोटा होता है, सबसे लंबा होता है, उसको किससे जोड़ना चाहिए? उसको आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। किससे जोड़ना चाहिए दोस्तों? आधार सिरे से जोड़ना चाहिए, ठीक है। बच्चा परेशान, ये सर ये आधार सिरा, अरे आधार माने जमीन, आधार मीन्स जमीन, सीधे फीधे, अरे यार अर्थिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी अर्थिंग की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। अर्थिंग से जोड़ना चाहिए, कहने आधार सिरा का मतलब अर्थिंग, वो अर्थिंग के लिए होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो एक में लाइव चलता है, एक में न्यूट्रल चलता है और एक में अर्थिंग चलती है, इसलिए 3 पिन दिया जाता है। तो जो बड़े बड़े डिवाइसेस हैं उनके लिए चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये हमारा दोस्तों 7वां विषय जो मैं पढ़ा रहा हूं। इसके पहले मैंने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, संविधान, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, ये 6 विषय इसी तरीके से विधिवत पढ़ा दिया हूं बाकायदा। अब 7वें विषय में दोस्तों हम लोग फिजिक्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसे पढ़ रहे हैं? फिजिक्स विषय को पढ़ रहे हैं। और ये फिजिक्स की क्लास 456 से शुरू करके हम पहुंच गए 491 पे। आज हमारा फिजिक्स में 36 नंबर का लेक्चर है। कितने नंबर का? 36 नंबर का लेक्चर है जो अभी हम कवर कर रहे हैं। 36 होगा ना, ठीक है। अरे 4 दूंगे 60, 60 30 90 91, ठीक है, हाँ 36 नंबर हो जाएगा। 36 नंबर का लेक्चर ये अभी जो चल रहा है ये है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवालों को देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है फ्यूज का सिद्धांत जो है ये किस पर आधारित है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कर फ्यूज का सिद्धांत दोस्तों ये किस पर आधारित है? जो जल्दी से गल जाता है, आधारित किस पर है? ये विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। लिखेगा 2 चीजें लिखेगा, विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर, ठीक है। हो सकता है परीक्षा में यह ऑप्शन दे दे कि किस पर आधारित है, विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर, या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी दे सकता है, या एक ऑप्शन दे सकता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। तो चाहे उष्मीय प्रभाव दे दे, चाहे आपका ये तापीय प्रभाव दे दे, ये भी ऑप्शन दे सकता है। इसी तापीय प्रभाव को जूल का नियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ये जूल का नियम है, ये आप याद रखेंगे। तो इसमें से कुछ भी दे सकता है, दोनों में से कोई एक देगा तो अपने हिसाब से आप जो है सही कर लीजिएगा, ठीक है। करा विद्युत धारा को आई बोलते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं, और आवेश क्यू। करा विद्युत धारा और आवेश में क्या संबंध है? विद्युत धारा और आवेश में क्या संबंध है दोस्तों? तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा के समय, Q अपॉन T, ठीक है। तो फार्मूला क्या कहता है दोस्तों? फार्मूला कहता है I बराबर Q अपॉन T, ठीक है। यानी क्या होता है यहाँ पे? फार्मूला होता है कि विद्युत आवेश, ठीक है, सॉरी विद्युत धारा बराबर, ठीक है, विद्युत धारा I बराबर आवेश, ठीक है, आवेश Q अपान समय T, ठीक है, समय T, ठीक है। ये दोस्तों संबंध है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे ऐसे कह सकते हैं कि आवेश और समय के, ठीक है, आवेश और समय के अनुपात में होता है, ठीक है, अनुपात के बराबर होता है। आवेश और समय के अनुपात के बराबर विद्युत धारा होता है, ये उत्तर निकल कर आएगा, ठीक है। चलिए, ये अपने आप में बड़ा कठिन सवाल, इसको जो बच्चा देखता है छोड़ देता है एग्जाम में। अरे सबसे आसान सवाल था भैया, तुम छोड़ के चले आए। सुनो ध्यान से, करा 100 वाट का एक बल्ब है, 100 वाट हो, 50 वाट हो, 25 वाट हो, 200 वाट हो, 500 वाट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो ध्यान से, 100 वाट का एक बल्ब है, जितना वाट का बल्ब लिखा हो वो लिख लो आप, ठीक है। 100 वाट जय घंटे चल रहा हो, ठीक है, ये वाट लिख रहा हूं। जितने वाट का बल्ब वो लिख लो, जितना घंटा दे दे वो लिख लो, ठीक है, जितना घंटा दे दे वो लिख लो, ठीक है। कर 4 घंटे तक स्विच ऑन रखने पर विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होगी, ठीक है। और जितना दे दे उसमें से 1000 से आप सीधा क्या कर देना, भाग दे देना, आपको अपना उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। वाट गुणे घंटा बराबर 1000। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया, बचा 10 और इधर बचा 4। तो अब बटा, अगर 4 बटा 10 बचा तो 4 बटा 10 को हम क्या कर सकते हैं, 0.04
इतना दोस्तों यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये जो पूछा है कितना यूनिट है, ये 0.4 यूनिट है। समझ रहे हो? अगर यही कह देता कि 100 वाट के 5 बल्ब थे तो यहीं पे गुड़ा 5 कर लेते, ठीक है। 100 वाट का 5 बल्ब थे, 4 घंटा चलाते, अब उसी में 5 का गुड़ा हो जाता, ठीक है। तो 5 चौका 20 हो जाता, ठीक है। तो 0.20 हो जाता। ऐसे करते। कठिन लग रहा था क्या? अरे कहाँ छोड़ के चले आए, ठीक है। और देखो, और सवाल, एक दो और सवाल करा देता हूं, सुनो। लिखा है 100 वाट का एक बल्ब है, ठीक है। लिख लो पहले 100 वाट का, 100 वाट का एक बल्ब है, ठीक है। आगे क्या लिख रहा दोस्तों? कर वो 8 घंटे जलता है, ठीक है। 8 घंटे ये बल्ब जलता है, प्रतिदिन जलता है। अप्रैल माह में कुल कितना खर्चा हुआ? अप्रैल माह में कितना दिन था दोस्तों? कुल 30 डेज थे, ठीक है। दिन जितना आता जाए सब गुणा करते जाओ, ठीक है। और कुल मिला के 1000 से भाग दे दो, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो यहाँ कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, 8 त्रिक 24 हो गया। कितना हो गया? 8 त्रिक 24 हो गया। और अब आएगा क्या दोस्तों? ये जो 24 आ रहा है, ये हमेशा उत्तर आपका यूनिट में आ रहा है, ठीक है। ये उत्तर आपका जो है यूनिट में आ रहा है, तो यही हो जाएगा उत्तर। पूरा अप्रैल महीना में कितना यूनिट दोस्तों खर्च होगा? तो 8 त्रिक 24 यूनिट दोस्तों खर्च होगा। बस यही तो उत्तर था। सर ईमानदारी से बताएं ना, ये सवालिया सच्ची में हम छोड़ के चले आते थे। अरे कुछ नहीं करना है, चाहे कुछ लिखे 1000 से भाग दे देना है, चाहे जैसे लिखे 1000 से हर बार आप भाग दे दीजिए, अपने आप उत्तर निकल आ जाएगा। आओ एक कठिन सवाल और करते हैं। कह रहा 100 वाट का एक बल्ब है, धुनो सुनो ध्यान से। 100 वाट का एक बल्ब है, ठीक है। 10 घंटा पर डे जलता है, जला दो 10 घंटा, ठीक है। और क्या लिख रहा है? तो और 5 रुपए की दर से विद्युत यूनिट की दर कितनी होगी? तो 5 से गुणा मत कर देना, तो दर दे रहा है ना, ठीक है। हमको यूनिट निकाल लेना है, तो 1000 से भाग दे दिए, 2 जीरो यहां कट गया, 1 जीरो यहां कट दिया, एक गुणे 1 बराबर क्या आ गया? 1 यूनिट आ गया। अब भैया 1 यूनिट आ गया। अब बताओ, कह रहा 5 रुपया यूनिट की दर है, ठीक है। तो 1 यूनिट का क्या रुपया हो जाएगा? 5 एक कम 5 यानी 5 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका उत्तर किसी वजह से 2 यूनिट आया होता तो 5 दूना के 10 यूनिट हो जाता। उत्तर आपका 10 यूनिट रहता तो 5 दाम में 50 रुपया हो जाता। अब आप देख लो कि आपके घर का लोड कितना और कै घंटा चला रहा है, ठीक है। इसी तरह से होता है। बाकी अब एग्जामिनर का काम है घुमा फिरा के परेशान करना, ठीक है। आप न परेशान होइए, आराम से पढ़िए, कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं। कर बिजली खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? ये जो हम बिजली खपत करते हैं, ये किसके मापन पर दोस्तों आधारित होता है? अरे आपके घर में जो बिजली आता हो, क्या लिख के आता है कि भैया कितना वाट आपने यूज किया? तो इसकी खपत जो होती है वाट पर होती, ठीक है। खपत जो होती है ये वाट पर आ रहे, तभी न पूछा जाता है। अरे आप नहीं कहते अरे हमारे घर में मैंने इतने वाट यूज, इतना यूनिट यूज कर लिया और इतने वाट, ठीक है। तो खपत को वाट में दिखाते हैं, ठीक है। और जितना यूज कर लेते हैं उसको यूनिट में लिखते हैं, ठीक है। यूनिट यानी दर होती है, मतलब कितना आपने यूज किया, और एक उसका सरकारी दर होता है, उसी दर से आपको बिजली बिल का भुगतान करना होता है। तो यहां वाट कीजिएगा और कुछ ना कीजिएगा, ठीक है। कर तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान कितना होगा? कह रहा है एक तार में जितना बिजली बह रही है और जितना विभवांतर है, अगर दोनों को दोगुना कर दें तो क्या होगा? तो पहले फार्मूला आपको समझना पड़ेगा। फार्मूला होता है P = V इंटू आई, ठीक है। अब होता क्या दोस्तों, अगर दोनों को दोगुना कर दोगे तो मान लो अगर V1, अगर मान लो इसको, मान लो कुछ रहता, मान लो यहाँ V1 था, इसको I1 आपने किया था, अभी तक 1-1 था, ठीक है। अभी तक मान लो 1-1 था, ऐसे कर लो, अभी तक 1-1 था, ठीक है। तो 1 गुणे 1 था, लेकिन अब अगली कंडीशन में आपने 2 कर लिया, ठीक है। 2V1 और 2E2 कर लिया, तो 2 दूना के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आप ये समझिएगा शक्ति का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 2 गुना करोगे तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लेना कि गुणा कितना करना है, ठीक है। बस उसी हिसाब से आपका उत्तर जो है निकल कर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। करा घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का जो आवरण युक्त तार होता है, काले रंग का जो आवरण युक्त तार होता है, किसका तार होता है? आप जानते हैं 3 ही होता है। अर्थिंग का तो होगा नहीं, मेन लाइन का भी नहीं होता है। ये काले रंग का जो तार होता है न्यूट्रल का होता है, ठीक है। काले रंग का तार किसका होता है दोस्तों? ये न्यूट्रल तार होता है, जिसको हम उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं, न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल में लाइट नहीं आती, न्यूट्रल होता है। लाइट करंट कब आपको मारेगा? जब आप मेन लाइन के साथ न्यूट्रल को टच करेंगे तो तबाह हो जाओगे, ठीक है। एक है टच करना, दोनों को नहीं।
एक को करना, दोनों एक साथ दोनों को पकड़े, खत्म कहानी, ठीक है। तो बच कर रहना थोड़ा सा। करा घरों में पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट, ठीक है, ट्यूब मतलब ट्यूबलाइट, ठीक है, ट्यूबलाइट आदि, इनका संयोजन किस क्रम में होता है? दो ही संयोजन होता है, या तो समानांतर क्रम होता है या तो श्रेणी क्रम होता है। तो इनका संयोजन होता है दोस्तों किस क्रम में? समानांतर या श्रेणी? समानांतर क्रम में होता है, याद रखेंगे। किस क्रम में होता है? समानांतर क्रम में। और समानांतर क्रम कैसे चलता है? 1/R1, 1/R2, 1/R3, यही क्रम होता है ना। तो इसी क्रम में दोस्तों ये लगा होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। बस खत्म होने वाला है, ठीक है। चलिए बस एक ही और है। करेक्ट, टेलीविजन, पंखा, विद्युत प्रेस व इलेक्ट्रिक केतली में विद्युत का खपत बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है। तो याद रखेगा, खपत को बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों दिखाना है। तो सुनिए कैसे। सबसे कम खपत लेगा, मतलब एनर्जी लेगा पंखा, ठीक है। पंखा से ज्यादा लेगा कौन? टेलीविजन, ठीक है। पंखा से ज्यादा बिजली कौन खाता है? टेलीविजन खाता है। टेलीविजन से ज्यादा बिजली दोस्तों विद्युत प्रेस खाता है, जिससे आप कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं। और इससे भी ज्यादा बिजली दोस्तों इलेक्ट्रिक केतली खाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक केतली, इसको बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत लगती है, इसको पानी वगैरह को गर्म करने के लिए। तो ये दोस्तों एक खपत के अनुसार मैंने लिख दिया डेटा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, करा हीटर, ब्लोअर, इमर्सन रॉड आदि के तंतु में कौन सी धातु का, इसका जो हीटर का तंतु, ब्लोअर का, ये सब और ज्यादा हीट वाले होते हैं। तो इसमें क्या यूज किया जाता है? इसमें नाइक्रोम का यूज करते हैं। इनका तंतु जो होता है यह किसका बना होता है? टंगस्टन का नहीं, ठीक है, ये नाइक्रोम का बना होता है। अरे भैया ये बहुत ज्यादा हीटिंग वाले हैं। नाइक्रोम बनता किससे है? ये बनता है निकिल और क्रोमियम से, ठीक है। याद रखेंगे, निकिल प्लस क्रोमियम से ये बनता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं अगले सवाल पर। करा विद्युत बल्ब के तंतु में प्रयुक्त धातु है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, इसमें टंगस्टन धातु का यूज किया जाता है, जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, बता चुका हूं, ठीक है। और आगे आ जाइए। करा हैलोजन लाइट के तंतु में प्रयुक्त होता है, ये मैं पीछे भी आपको बताया था, जब मैंने बताया था कि सोडियम का यूज भी उसमें कर लिया जाता है। सोडियम का यूज तो मिला के किया जाता है लाइट को पीला प्रकाश देने के लिए, अन्यथा मैंने यहां टंगस्टन प्लस सोडियम बताया था, ठीक है। टंगस्टन प्लस सोडियम का यूज, ठीक है, करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे देखिए, करा सीएफएल और ट्यूबलाइट के तंतु में किसका यूज करते हैं, ठीक है। करा सीएफएल में किसका करते हैं और ट्यूबलाइट में किसका करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सीएफएल की बात किया जाए, तो यहां मैंने बताया था फास्फर के बारे में, ठीक है। सीएफएल में हमने किसके बारे में बताया था? फास्फर के बारे में बताया था, फास्फर प्लस मरकरी, ठीक है, मरकरी यानी पारा, ठीक है। तो इसका यूज किया जाता है। बाकी ट्यूबलाइट, ठीक है, ट्यूबलाइट भी वही हो जाएगा। अगर उसको एलईडी दे देता, ठीक है, एलईडी दे देता, तब आप यहां अर्धचालक बताते। एलईडी दे देता तब आप क्या बताते? तब आप अर्धचालक बताते। ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, करा एलईडी के तंतु में, ठीक है, दे भी दिया अगला, ठीक है। एलईडी के तंतु में क्या होता है दोस्तों? इसमें तो अर्धचालकों का यूज किया जाता है, तो इसमें अलग से किसी तंतु की जरूरत नहीं होती। लाइट एमिटिंग डायोड इसको बोलते हैं, अर्धचालकों के कारण ही। या फिर कभी कभी एक ऑप्शन दे सकता है गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, एक ऑप्शन कभी दे सकता है, ठीक है। उस जो छोटा छोटा लाइट होता है ना, उसमें ये पाया जाता है गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक ही जो आपके ऑप्शन में मिलेगा, दोनों नहीं आएगा, ठीक है। तो सेशन दोस्तों आज कहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बस यही आपसे निवेदन है। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल आज, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और क्लास थोड़ा अंत में जल्दी समाप्त करना पड़ा, ठीक है। बाकी हमारा नया एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर लीजिए। डेमो क्लास कम से कम आप देख लीजिए आकर, ठीक है। पसंद आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।